साथ सत्ता की, लेकिन शुरुआत उस पाकिस्तान की खबर के साथ जो वक्त और हालात के हिसाब से अपना रंग बदलने में माहिर है। पाकिस्तान को जब जहां जिसके साथ फायदा दिखता है वो उसे अपना बॉस बना लेता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चापलूसी के लिए ट्रंप के सामने कालीन की तरह बिछ गए थे। अब आसिम मुनीर ने चापलूसी वाला ये रेड कार्पेट चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए बिछा दिया है। आसिम मुनीर फिलहाल चीन के दौरे पर हैं। चीनी विदेश मंत्री से आसिम मुनीर की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उन्होंने चीन की चापलूसी की सारी हदें पार कर दी हैं। मुनीर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान जैसी मजबूत है। उन्होंने चीन पाकिस्तान को एक दूसरे का आयरन ब्रदर बताया है। चीन की तारीफों को ऐसा गुब्बारा उन्होंने उड़ाया कि सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। कहा जाने लगा कि मुनीर ने चीन की दीवार से भी बड़ी चापलूसी की चट्टान बना दी है। वैसे भी इस काम में पाकिस्तान माहिर है ही। कुछ ही दिन पहले आसिम मुनीर अमेरिका जाकर ट्रंप की चरण वंदना करके आए थे। उन्होंने ट्रंप के साथ सीक्रेट मीटिंग की, व्हाइट हाउस में लंच किया। इसके बदले में मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश कर दी। मुनीर ये जानते थे कि ट्रंप से ये नजदीकी चीन को पसंद नहीं आएगी। ऐसे में पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी का डबल गेम खेलना शुरू किया। मुनीर अमेरिका और चीन में संतुलन बनाने के लिए तुरंत चीन भी पहुंचे, जहां उन्होंने चीन की तारीफ में कई बातें कही हैं, जिन्हें सुनकर ऐसा लगेगा कि अगर चापलूसी की कोई चैंपियनशिप होती तो पाकिस्तान जरूर इसमें वर्ल्ड चैंपियन हो जाता। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना चीन पाकिस्तान की दोस्ती की समर्थक है। हम इस दोस्ती में आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। चीन से दोस्ती बढ़ाना हमारी भावना है। पूरे पाकिस्तान की जनता चाहती है कि चीन और पाकिस्तान दोस्त रहें। चीन हमेशा से हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमारी दोस्ती बिल्कुल किसी मजबूत चट्टान की तरह है। चीन पाकिस्तान एक दूसरे के आयरन ब्रदर हैं। आमतौर पर इस तरह के विदेशी दौरे राष्ट्राध्यक्ष करते हैं, लेकिन दुनिया जानती है पाकिस्तान की सत्ता में शहबाज शरीफ की सिर्फ तस्वीर लगी है। सत्ता के असली खिलाड़ी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही हैं। कूटनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि आसिम मुनीर के अमेरिका जाने से चीन बहुत नाराज है। चीन इसे पाकिस्तान के धोखे की तरह देख रहा है। ऐसे में चीन की ये चरण वंदना आसिम मुनीर की एक नई चाल है, जिससे वो चीन को खुश करना चाहते हैं। आसिम मुनीर ये समझ चुके हैं कि वो अमेरिका और चीन के खेल में फुटबॉल की तरह हैं। उन्होंने चीन और अमेरिका के बीच जो बैलेंस बनाने की कोशिश की है वो बैलेंस बिगड़ चुका है। कहा यह जा रहा है कि चीन ने इस दौरे के दौरान मुनीर को सख्त तेवर दिखाए हैं, यानी चीन ने पाकिस्तान के डबल गेम का गेम ओवर कर दिया और साफ साफ एक पक्ष चुनने के लिए कह दिया है, जिससे पाकिस्तान का चापलूसी प्लान फिलहाल फेल होता दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान एक तरफ ये चाहता था कि वो चीन से लोन लेकर अपना काम चलाता रहे। पुरानी वफादारी के बदले में चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को $3.4 अरब का लोन भी दिया है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद अमेरिका की मदद भी चाहते हैं। चीनी हथियारों ने पाकिस्तान को जो धोखा दिया, उसके बाद पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के लिए अमेरिकी हथियार चाह रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ अमेरिका का दौरा भी कर चुके हैं। पाकिस्तान की ये बदलती वफादारी देख चीन का रुख भी बदल गया। अब तक पाकिस्तान 80% हथियार चीन से खरीदता था, जिनमें फाइटर जेट, मिसाइल, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा ड्रोन्स भी खरीदे जा रहे हैं। चीन के साथ 8 पनडुब्बी खरीदने की भी डील की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में अपने नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों से भी चीन बहुत नाराज है। पाकिस्तान में मुनीर के दौरे पर कई तरह की बातें हो रही हैं। पहले आप पाकिस्तान में चल रही चर्चाओं पर यह रील देख लीजिए, फिर आपको मुनीर के चीन दौरे का सत्ता वाला कनेक्शन भी बताएंगे। पाकिस्तान में एक चर्चा दरअसल ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन से सत्ता पलट का फॉर्मूला लेकर लौटेंगे। जैसे ही वो चीन से आएंगे, शहबाज शरीफ की सरकार से छुट्टी हो जाएगी। वैसे पाकिस्तान में सत्ता बदलने की चर्चा कई दिन से है। इमरान खान के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में मुनीर जितना जल्द हो सके राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन चीन के समर्थन के बिना सत्ता पलट संभव नहीं है। ऐसे में मुनीर चीन से वफादारी का वादा करने पहुंचे हैं। चीन से हरी झंडी मिली तो मुनीर वापस आते ही पाकिस्तान की सत्ता को बदल देंगे। बीजिंग और वॉशिंगटन डीसी के बीच मुनीर की हालत
सैंडविच की तरह हो गई है। ट्रंप को भी शायद मुनीर के इस चापलूस कैरेक्टर का आभास है, इसीलिए वो भी गेम खेल रहे हैं। अमेरिका से आए संकेत कुछ ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जिससे आसिम मुनीर की मुश्किल बढ़ जाएगी, शहबाज शरीफ की कुर्सी हिल जाएगी। पिछले 2 दिन में जिस तरह पहले ट्रंप के दूत इमरान खान के बेटों से मिले और फिर इमरान ने जेल में कट रही अपनी दर्द भरी जिंदगी बयां की, उससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई खेल होने वाला है। इसको समझने के लिए आपको 22 जुलाई की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। इस तस्वीर में ठीक बीच में खड़े व्यक्ति का नाम है रिचर्ड ग्रेनेल, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं। इनके दाईं और बाईं तरफ हंसते मुस्कुराते खड़े 2 युवा इमरान खान के बेटे हैं। एक का नाम सुलेमान ईसा खान जबकि दूसरे का कासिम खान है। रिचर्ड ग्रेनेल ने कैलिफोर्निया में इमरान के दोनों बेटों से मुलाकात की। इस मुलाकात में ग्रेनेल ने इमरान की रिहाई की मांग को दोहराया था। उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक उत्पीड़न कहा था। इमरान के बेटों से भी ये कहा कि संकट की घड़ी में वो अकेले नहीं हैं। ट्रंप के दूत का इमरान की रिहाई पर बयान देना बड़ी बात है। 22 तारीख को अमेरिका में ये बयान दिया गया और 48 घंटे के बाद जेल में इमरान की घुटन भरी जिंदगी सोशल मीडिया पर आ गई। सवाल यह है कि इमरान खान की रिहाई को लेकर चल क्या रहा है? क्या इमरान की रिहाई को लेकर मुनीर को ट्रंप बना लेंगे? इन सब सवालों के बीच इमरान की वो दर्द भरी चिट्ठी भी देख लेते हैं जो वायरल हो रही है। कई मामलों में दोषी 72 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। सोशल मीडिया पर उनके हवाले से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया है जिसके मुताबिक इमरान खान हाथ मुंह धोने और नहाने के लिए गंदा पानी उन्हें दिया जाता है। इतना गंदा पानी जो इंसान के इस्तेमाल के लायक नहीं है। उन्हें पढ़ने के लिए जेल में किताबें भी नहीं दी जा रही हैं। परिवार की ओर से भेजी गई किताबें रोक दी गई हैं। टीवी हो या अखबार, जेल में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में तानाशाही अपने चरम पर पहुंच गई है। उनके साथ जो हो रहा है वो इतिहास में किसी नेता के साथ नहीं हुआ। वो देश के इतिहास में सबसे कठोर कारावास की सजा काट रहे हैं। 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। इससे पहले उनकी इस हालत के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सीधा जिम्मेदार बता रहे हैं सत्ता में। लेकिन अब बात करते हैं मालदीव के चीन प्रेमी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के हृदय परिवर्तन की, जिसकी तस्वीर आज पूरी दुनिया ने देखी। कैसे कभी भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले, भारत विरोधी मुहिम चलाने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू पीएम मोदी के स्वागत में खुद एयरपोर्ट आए थे। ये सिर्फ भारत और मालदीव की दोस्ती का प्रमाण नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत का भी सबूत है। आज सुबह जब पीएम मोदी मालदीव पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वीडियो आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। मालदीव में पीएम मोदी का लुक भी विशेष था। काले चश्मे में पीएम मोदी नए भारत की नई कूटनीति का सबूत दे रहे थे। पीएम मोदी ने प्लेन से उतरते ही जिस अंदाज में आगे बढ़कर मुइज़्ज़ू को गले लगाया, वो संकेत दे रहा था कि हाल ही में मालदीव के साथ तल्ख हुए रिश्तों की याद को पीछे छोड़कर सहयोग का नया अध्याय लिखने के लिए दोनों देश तैयार हैं। मालदीव में पीएम मोदी के स्वागत में रेड कार्पेट व्यवस्था थी। आपको ये बता दें कि आज भारत और मालदीव में कई समझौते हुए। पीएम मोदी और मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने थोड़ी देर पहले द्विपक्षीय मीटिंग की। बताया जा रहा है कि भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात हुई। आपको ये बता दें कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसके साथ मालदीव में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा है ये। इससे पहले 2018 और 2019 में पीएम मोदी मालदीव जा चुके हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी राष्ट्र अध्यक्ष की ये पहली यात्रा है। बड़ी बात यह भी है कि पीएम मोदी मालदीव के विशेष आमंत्रण पर वहां गए हैं। कल मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। आज पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इन तस्वीरों के साथ आपको मोहम्मद मुइज़्ज़ू की भारत विरोधी मुहिम की तस्वीर भी देखनी चाहिए। लगभग 2 साल पहले सत्ता में आने से पहले मुइज़्ज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था।
लेकिन अब तस्वीर कैसे बदल चुकी है वो आप देख ही रहे हैं। इंडिया आउट से इंडिया के लिए रेड कार्पेट वेलकम तक की मालदीव कहानी को आज आपको समझना चाहिए, ताकि आप ये जान पाएं कि पीएम मोदी का ये दौरा कैसे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को चुभ रहा होगा। इसे सिर्फ 3 पॉइंट में आइए समझते हैं। जब मोइजू सत्ता में आए थे तो वो चीन की चरण वंदना करते थे, चीन के इशारे पर भारत विरोधी नारे लगाते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत की तैयारी के लिए मालदीव के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। सत्ता में आने से पहले मालदीव के राष्ट्रपति इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। इसी सोच, इसी मुहिम के बाद वो मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनको ये एहसास हो गया कि कैसे मालदीव भारत पर निर्भर है। अब भारत के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं, भारत से रिश्ते बेहतर बनाने के लिए बहुत बेताब हैं। पहले मालदीव चीन प्रेम में भारत से दुश्मनी करता था। अब मालदीव ने अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। और ये हम आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें भी मालदीव से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मालदीव दौरे पर हैं और देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जो वहां मौजूद हैं। भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। आज जारी किया गया डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों की पारंपरिक नौकाएं हैं, दर्शाता है कि हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। This afternoon, Prime Minister Modi and I had extensive discussions. We reflected on the successes of our shared development journey, and we charted a clear path for future cooperation. Expanding our cooperation, Prime Minister Modi and I had the honor of witnessing the exchange of 4 MOUs and 3 agreements on मालदीव में पीएम मोदी के सम्मान की एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये मालदीव की राजधानी माले में हाल ही में बने रक्षा मंत्रालय भवन का वीडियो है। रक्षा मंत्रालय भवन पर पीएम मोदी की तस्वीर है। इस बिल्डिंग में पर्यावरण का खास ख्याल रखा गया है। इसमें सौर पैनल और बादल संग्रहण प्रणाली लगाई गई है, जो इसे पर्यावरण अनुकूल बनाती है। भवन में कमांड सेंटर, रक्षा संचालन कक्ष और प्रशिक्षण सुविधाएं हैं, जो मालदीव की सेना को आधुनिक तकनीक से लैस करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। पहला सवाल यह है कि भारत और मालदीव में क्या समझौते होने वाले हैं। दूसरा सवाल यह है कि आखिर मालदीव की पूरी सत्ता क्यों भारत के सामने नतमस्तक है। और तीसरा सवाल यह है कि आखिर मालदीव की वो कौन सी मजबूरियां हैं जो उसे चीन से दूर और भारत से नजदीक कर रही हैं। आपको ये बताते हैं कि वो 5 मजबूरियां क्या हैं जो मोइजू को चीन से दूर ले जा रही हैं। पहली मजबूरी यह है कि मालदीव आर्थिक फ्रंट पर घिरा हुआ है और हमेशा मुश्किल वक्त में भारत ने उसकी मदद की है। सितंबर 2024 में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $440 मिलियन था, जिसके बाद भारत ने $750 मिलियन की करेंसी स्वैप की सुविधा दी थी। आज भी भारत का अरबों रुपए का प्रोजेक्ट मालदीव में चल रहा है। मालदीव में भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। दूसरी वजह पर्यटन पर मालदीव की निर्भरता है।
इंडिया आउट मुहिम के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में कमी आई। 2024 में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 50,000 की कमी हुई, जिस वजह से मालदीव को $150 मिलियन का नुकसान हुआ। अगली वजह है कूटनीतिक दबाव। इसे आप भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का असर भी कह सकते हैं। 2024 में मुइज़्ज़ू भारत दौरे पर आए थे। इसके बाद भारत ने मालदीव की समुद्री सुरक्षा के लिए जहाज, हेलीकॉप्टर दिए थे। यहाँ पर चीन की चाल को भी समझना लेकिन चाहिए। मालदीव चीन की कर्ज जाल नीति में फंसा हुआ है। मालदीव पर चीन का $1.37 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा चीन की उच्च ब्याज दरें और कठोर शर्तें भी हैं। अगली वजह है मालदीव की क्षेत्रीय सुरक्षा। भारत मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। हर विकट परिस्थिति में मालदीव की मदद भारत ने की है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की नीति में ये बदलाव अचानक या अपने आप नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे भारत की एक लंबी, संयमित और व्यवहारिक कूटनीतिक रणनीति रही है। सत्ता के न्यूज़ मित्रों को आज मालदीव के बारे में जानना चाहिए। मालदीव का क्षेत्रफल भारत के गोवा राज्य से भी कम है। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। ये 1200 द्वीपों पर बसा है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव की आबादी 5 लाख है। इसकी 40% आबादी राजधानी माले में रहती है। मालदीव में 98.4% मुस्लिम आबादी है। मालदीव की इकोनॉमी का प्रमुख आधार पर्यटन उद्योग है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 28% है। ये बात सही है कि पर्यटन उद्योग मालदीव की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इससे भी बड़ा सच ये है कि सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव घूमने जाते हैं। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 में मालदीव में 17 लाख से ज्यादा लोग घूमने गए। इनमें सबसे ज्यादा 2 लाख पर्यटक भारत से ही थे। लेकिन सत्ता में अब उन हत्याओं की बात जिनका कातिल है गैर जिम्मेदार सिस्टम और नेताओं की ऐसी जर्जर नियत जिसके नीचे दबकर आज एक स्कूल में 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया। शायद कई लोग इन 7 हत्याओं को बारिश का असर और एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान की मर्जी बताकर आगे निकल जाएं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि नीति और नियत वाला फ्रॉड है। आज झालावाड़ के सरकारी स्कूल में क्लासरूम की छत गिरने से नेताओं, सरकारों और सिस्टम की जिम्मेदारी ने दबकर दम तोड़ दिया। जिस क्लासरूम में छत गिरी वहां 35 बच्चे बैठे थे। बारिश हो रही थी, इसीलिए बच्चों को प्रार्थना के समय क्लास में बिठा दिया गया। बच्चों के अनुसार मास्टर साहब क्लास के बाहर बैठकर पोहा खा रहे थे। तभी छत से कुछ कंकर गिरने लगे। इसकी जानकारी बच्चों ने शिक्षक को दी, लेकिन उनके पोहे का स्वाद न बिगड़ जाए इसीलिए आरोप है कि उन्होंने वहां जाकर देखना तक जरूरी नहीं समझा और थोड़ी देर के बाद पूरी छत नीचे आ गई। उसके नीचे ये बच्चे दब गए। 5 छात्रों ने तो वहीं दम तोड़ दिया, जबकि 2 बच्चों की इलाज के वक्त मौत हो गई। इस तरह जो बच्चे रोज वक्त से पहले स्कूल पहुंचते थे, आज उन्हें नाकाम नीति और बेईमान नियत ने समय से पहले शमशान पहुंचा दिया। जिस पिपलादी सरकारी स्कूल में यह हादसा हुआ, वहां शायद ही किसी अधिकारी या नेता का बच्चा पढ़ता होगा। वहां पढ़ने वाला बच्चा किसी मजदूर का था, किसी किसान का था और किसी गरीब का था। इसीलिए वहां व्यवस्था भी सरकारी ही थी और जवाब भी सरकारी है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में टोपी ट्रांसफर कहा जाता है। वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले स्कूल में हुए हादसे पर एक न्यूज रील आप देखिए। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठो प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। बेटा उस वक्त तो आप लोग क्या कर रहे थे? सर हम झाड़ू निकाल रहे थे कमरे का। हाँ। कितने के बच्चे होंगे उस वक्त? 30 बच्चे। 30-40 के लगभग थे। और आपके टीचर कहाँ थे उस वक्त? बाहर टेबल बैठ कर खा रहे थे पोहे। कंकर की शिकायत वहाँ कर दी थी। फिर उन्होंने कहा कहाँ से आएंगे कंकर, बैठ जाओ। साहब 8 बजे लगभग स्कूल डाल की जब बच्चे दर्द किया चेनी खूर के लाया ये डेढ़ के मातो माता बान नहीं याद नहीं रहा कि भाई स्कूल डाल रही तो याद तू करा। हमारे साहब तो बाहर बैठ जाते सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी
मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गांव वाले साथ देंगे तो, पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। जितने भी बच्चे मरे दबे मलबे में, उसका जिम्मेदार। एक क्लास का बच्चा बच्ची पूरे दब गया है। एक क्लास कौन सी क्लास में था आपका बच्चा? 7वीं का। 7वीं के जितने बच्चे सारे दब चुके? हाँ, पूरा दब गया। बिल्डिंग कैसी थी, कितनी पुरानी थी, क्या है पूरा? लगभग में बिल्डिंग तो भाई मान लो 40-50 साल। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहां ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सभी सीबीओ को और समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर रही हूँ, जर्जर भवन को कहीं एसडीएमसी एसएमसी के प्रस्ताव लेके शिफ्ट करने की कार्यवाही करें। आज इस घटना पर हो रहे कुतर्कों की भी बात जरूरी है, जो एक गरीब आदमी के बच्चों को मारने के बाद भावनाओं और संवेदनाओं की भी हत्या कर रहे हैं। देश में एक चर्चित राजनीतिक मॉडल है। किसी हादसे के बाद राजनीतिक दल के नेता और सत्ता में बैठे लोग ये नैरेटिव सेट करने में जी जान से जुट जाते हैं कि जो पुल, बिल्डिंग या छत गिरी वो किसके कार्यकाल में बनी और जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी से बचकर निकलने वाले बयान दिए जाते हैं और दुर्भाग्य से ऐसा ही स्कूल में 7 बच्चों की हत्या पर भी हो रहा है। जब व्यवस्था पर सवाल उठे तो सत्ता पक्ष के नेता राजनीतिक हथियारों के साथ कैमरे के सामने आ गए और कह दिया ये कांग्रेस सरकार के पाप है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने स्कूलों की देखरेख नहीं की, इसीलिए ये हादसा हो गया। जबकि कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। पिछले कांग्रेस काल जो रहा है, उस कांग्रेस काल का भ्रष्टाचार है, जिसमें जिस प्रकार के काम हुए हैं वो देख ही रहे हैं हम लोग। किस प्रकार के रोड के काम हुए, किस प्रकार के ब्रिज के काम हुए हैं, और स्कूल जैसी बिल्डिंग में भी इन्होंने कोई कमी छोड़ दी, नुकसान है। तो ये मैं मानता हूँ कि इनकी खामियां हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है। इन पर जांच होगी और जो भी संबंधित, इससे संबंध रखने वाले जो लोग थे, बनने अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक, उन सब पर कार्रवाई होगी। असल में ये तर्क नहीं है, ये वो कुतर्क हैं जिनके पीछे जर्जर पॉलिसी छिपी है और नियत में दरार है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्कूल किसकी सरकार में बना, सवाल यह है कि अगर स्कूल किसी शासन में बना भी तो क्या उसे बनाने वाली सरकार से लेकर अगली सरकारों और अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसकी समय के साथ मेंटेनेंस की जाए। इसीलिए आज जो माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर स्कूल से अस्पताल तक दौड़ रहे थे, उन्हें ये वीडियो सत्ता में बैठे लोगों को दिखाकर ये पूछना चाहिए कि इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है और कार्रवाई क्या होगी। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हो, कांग्रेस की माला ले लो और गले में पट्टा डाल लो, हाथ के निशान। जिम्मेदारी लोगे नहीं, सरकार में आप मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, तो आप इस्तीफा दे दो। यदि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप छोड़ो। आज क्लासरूम में 7 बच्चों की हत्या पर हमने एक जिम्मेदारी की चेन भी बनाई है। ये सत्ता का वो प्रश्न पत्र है जिसका जवाब देना होगा। पहला सवाल स्कूल मैनेजमेंट से है। जब क्लासरूम की हालत इतनी खराब थी तो बच्चों को क्यों बैठाया गया? क्या किसी ने क्लासरूम की जर्जर स्थिति नहीं देखी? सवाल शिक्षा विभाग से भी है। कलेक्टर का तर्क है पहले ही निर्देश दिए गए थे जर्जर स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन जर्जर स्कूलों की लिस्ट में पिपलोदी स्कूल का नाम तक नहीं था। ऐसा क्यों है? सवाल खुद कलेक्टर से कि एक स्कूल के अंदर जर्जर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था तो उन्हें जानकारी क्यों नहीं थी? सब हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं? और सवाल शिक्षा मंत्री और मौजूदा सरकार से, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था के नाम पर टोपी ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? हादसे के बाद स्कूल के सभी 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक सबने दुख जाहिर किया है। मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। झालावाड़ में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन आज उन परिवारों का दुख समझना मुश्किल है जिनके चिराग नाकाम सिस्टम और गैर जिम्मेदारी की छत के नीचे दबकर बुझ गए। सत्ता की अगली खबर भारत के संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है, जिस पर आने वाले दिनों में बड़ा विवाद हो सकता था, लेकिन सरकार ने इस विवाद के रास्ते में एक बैरिकेडिंग लगा दी।
यानी ये वहीं रुक गया जहां से ये शुरू हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले आपातकाल की बरसी के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने पर चर्चा होनी चाहिए। इन दो शब्दों का मतलब क्या है, इस पर अब सरकार का जवाब आया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। दरअसल दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद कई बीजेपी नेता और यहां तक कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने की आलोचना की थी। उन्होंने तो ये तक कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नासूर हैं। इसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया था और विपक्ष ने कहा था कि सरकार संविधान बदलने की साजिश कर रही है। मामला बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कानून मंत्री से सरकार के नजरिए को जानने की कोशिश की। उन्होंने कानून मंत्री से सवाल किया, क्या सरकार संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के उपयोग पर पुनर्विचार करने की दिशा में अग्रसर है? अब इस पर सरकार का जवाब आया है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में लिखित जवाब में कहा है कि कुछ समूह इन शब्दों पर पुनर्विचार के लिए राय व्यक्त कर सकते हैं। इनसे सार्वजनिक चर्चा या माहौल बनता है, लेकिन ये सरकार का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता है। उन्होंने ये भी बताया कि 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2024 में खारिज हो चुकी हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संशोधन के लिए व्यापक विचार विमर्श और सहमति की जरूरत होगी। अभी सरकार ने इन्हें बदलने की कोई औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है। यानी सरकार फिलहाल संविधान की प्रस्तावना से कोई छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है। सरकार के इस रुख से विपक्ष खुश है, लेकिन इस खुशी में राजनीतिक आलोचना शामिल है। किसने क्या कहा, इस पर एक रील देखेंगे, लेकिन पहले वो बयान सुनिए जिससे ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। अंग्रेजी में सेक्युलर और हिंदी में पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बहुत से नेता, एक्सपर्ट और बड़ा जन समूह पंथ निरपेक्ष शब्द को धर्मनिरपेक्ष कहता है। हालांकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी संविधान की प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं कर रही है। वो कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर भी नहीं सकती है, क्योंकि 1976 में जिस 42वें संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया था, उसे चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2024 में खारिज हो चुकी हैं। ये नहीं हटाया जा सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है। अक्टूबर 2024 में उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था। यही सब लोग गए थे उच्चतम न्यायालय कहने के लिए कि 42वां संविधान संशोधन अवैध है, समाजवाद को और पंथ निरपेक्षता को प्रियम्बल से हटाया जाना चाहिए। यह विपक्ष में बैठे लोग सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं और कभी भी सरकार की यह मंशा भी नहीं थी कि हम सेकुलरिज्म और यह शब्द को हम संविधान से हटाएं, और आज उसका सीधे सीधे आ भी गया। सरकार पूरा स्पष्ट कर दे, पहले भी की हुई थी, पहले भी मंशा नहीं रही, और सरकार ने आज स्पष्ट भी कर दिया है लिखित रूप से कि हम कतई उसको हटाने वाले नहीं हैं। इनके अंदर की मंशा अलग होती है, खाने के दांत और दिखावे के दांत अलग होते हैं। वो अभी भी दिल में है। अभी क्या करे, जब पूरा भारतवर्ष संविधान की रक्षा के लिए खड़ा होता है, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में देखा है, तो उनके ऊपर विश्वास दे रहा है, तभी तो उनको पीछे लेना पड़ा। चलो अच्छे,
इतना तो है, लिखित में आया, ठीक है, स्वागत करते हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन है, ना सेकुलरिज्म में यकीन है, ना सोशलिज्म में यकीन है, तो ये बदलेंगे। ये इनकी मंशा संविधान को लेकर साफ नहीं है, ये बदलेंगे संविधान। यहाँ पर न्यूज़ मित्रों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि 26 जनवरी 1950 में जबकि संविधान लागू हुआ था तो उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं थे, लेकिन 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, उसके अगले वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना को बदला गया और सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़े गए। बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।